हेलो एवरीवन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेक्टर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इससे जस्ट पहले वाला जो वीडियो हमने अपलोड किया पार्ट 1, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 11 तक वेक्टर एडिशन के कुछ क्वेश्चंस को देखा, जिसमें कि नीट का प्रीवियस ईयर का सारा क्वेश्चन आपको हम दिखा दिए थे। और अब हम लोग कुछ जेई का प्रॉब्लम देखने जा रहे हैं। इस टाइप के प्रॉब्लम्स का फ़ायदा क्या है? तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स का फ़ायदा ये होता है कि आपको एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं ये आपको सीखने को मिल जाता है। ठीक है, जिससे कि आपको अगर इस टाइप का प्रॉब्लम फिर से आया, और जो कि होता है, जेईई मेन के प्रॉब्लम को उठा करके सीधा रिपीट किया जाता है नीट के एग्ज़ाम्स में, तो उसमें आपको इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसी के लिए हम लोग आज कुछ और क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 तक किए थे, आज हम लोग बस वहीं से कैरी ऑन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, फिर डॉट प्रोडक्ट की तरफ बढ़ेंगे। चलो, क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ ध्यान देना क्या बोल रहा है कि टू फोर्सेस पी एंड क्यू, है ना, दो फोर्स है। तो फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो लिख लेते हैं, एक फोर्स को लिख लेते हैं पी, दूसरे को लिख लेते हैं क्यू। वेक्टर क्वांटिटी तो दोनों पे एरो लगा दिए। बोल रहा है कि ऑफ मैग्नीट्यूड, जैसे मैग्नीट्यूड का बात किया फटाक से मॉड लगा दिए। इसका वैल्यू 2f, इसकी वैल्यू कितनी 3f। बोल रहा है रिस्पेक्टिवली आर एट एन एंगल थीटा, यानी कि दोनों के बीच का जो एंगल है आर एट एन एंगल थीटा, यानी कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा आपको दे रखा है। होल्ड ऑन, इंक निकल रहा है इसमें से। चलिए स्टार्ट करते बाबू। आर एट एन एंगल थीटा, दोनों के बीच का एंगल थीटा दे रखा है। बोल रहा है कि विथ ईच अदर इफ़ द फोर्सेस क्यू इज़ डबल्ड। ठीक है, यानी कि फोर्स क्यू को अगर डबल कर दिया जाए, यानी कि पी के मैग्नीट्यूड को उतना ही छोड़ दिया गया और क्यू के मैग्नीट्यूड को क्या कर दिया गया, डबल कर दिया गया, यानी कि 3f का डबल हो जाएगा 6f। तो बोल रहा है कि इस कंडीशन में इसका रिजल्टेंट भी डबल हो जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं जो इसका रिजल्टेंट है वो वेक्टर आर को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, वेक्टर आर इक्वल टू आर। और इसका जो रिजल्टेंट होगा, यानी कि R1 मान लेते हैं, ये R1 इक्वल टू हम लोग लिख लेते हैं, इसका मैग्नीट्यूड हम लोग लिख लेते हैं R1 इक्वल टू 2R, R1 इक्वल टू 2R, ऐसा लिख लेते हैं हम लोग। आपसे पूछ रहा है कि फाइंड थीटा, यानी कि दोनों के बीच का एंगल। तो यहाँ पे पहले R की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, R की वैल्यू ज़रा निकाल के देखिए। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर आपको लिखना पड़ेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। ऐसा क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हमने पढ़ा है आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ऐसा पढ़े थे हम लोग। उसी के हिसाब से आर स्क्वायर बराबर पी की वैल्यू यहाँ पर 2f का स्क्वायर प्लस क्यू की वैल्यू कितनी, तो यहाँ पर 3f का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2f इंटू 3f इंटू कॉस थीटा। यानी कि यहाँ से आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो आ जाएगी 4f स्क्वायर प्लस 9f स्क्वायर, यानी कि 13f स्क्वायर प्लस 2 दूना 4 तिया 12 12f स्क्वायर कॉस थीटा, 13f स्क्वायर प्लस 12f स्क्वायर कॉस थीटा। ऐसा यहाँ से जो रिजल्टेंट है वो डबल हो गया, यानी कि आप ऐसा लिख सकते हैं R1 स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। क्लियर? यहाँ जो R1 स्क्वायर है, क्योंकि रिजल्टेंट Q को जब आप डबल किया तो रिजल्टेंट भी डबल हुआ है, तो R1 लिख रहे हैं इसको। ये R1 की वैल्यू कितनी, तो 2R, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा बाबू 2R का स्क्वायर। अब P की वैल्यू कितनी है, तो 2f है पहले की जैसी ही, लेकिन Q की वैल्यू में चेंजेस आ चुका है, वो अब हो चुका है 6f। तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमको 6f का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2f इंटू 6f इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से लिखेंगे 4R स्क्वायर, 2R का होल स्क्वायर हो जाएगा 4R स्क्वायर। ये R स्क्वायर की वैल्यू यहाँ है, इसको उठा करके आप यहाँ रिप्लेस करिए तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा बाबू 13f स्क्वायर प्लस 12f स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू यहाँ कितना 4f स्क्वायर प्लस 36f स्क्वायर, 4f स्क्वायर प्लस 36f स्क्वायर, यानी कि 40f स्क्वायर प्लस 6 दूना 12 दूना 24 24f स्क्वायर कॉस थीटा। क्लियर? तो यहाँ से कितना हो गया, इस 4 को 13 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 52f स्क्वायर प्लस 40f स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू 40f स्क्वायर प्लस 24f स्क्वायर कॉस थीटा। फर्दर आगे प्रोसीड करेंगे, कॉस थीटा वाले को एक साइड, तो ये 24f स्क्वायर कॉस थीटा उधर ले जा रहे हैं,
48 एफ स्क्वायर कॉस थीटा में से 24 एफ स्क्वायर कॉस थीटा चला जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो इतना बचेगा 24 एफ स्क्वायर कॉस थीटा इक्वल टू 40 एफ स्क्वायर माइनस 52 एफ स्क्वायर, तो यानी कि माइनस 12 एफ स्क्वायर। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू आ गई माइनस 12 एफ स्क्वायर बाई 24 एफ स्क्वायर इक्वल टू हो गया -1/2। क्लियर, इक्वल टू -1/2। तो कॉस थीटा की वैल्यू -1/2 कब होती है, वो कल भी हम लोग लास्ट वीडियो में भी हमने देखा है। तो कॉस थीटा की वैल्यू तब होती है जब थीटा कितना होना चाहिए 120 डिग्री, जो कि जेईई 2019 का प्रॉब्लम था। ठीक है, ये भी बड़ा इजी क्वेश्चन है, पहले जैसा ही था। लास्ट वीडियो में जैसा आपने देखा उसी टाइप का कुछ सिमिलर क्वेश्चन था, ये बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये भी आपको जेईई 2019 का प्रॉब्लम है। क्या बोल रहा है बाबू, तो यहाँ कंडीशन साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है ना। तो दो वेक्टर जिनका कि मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो बहुत बढ़िया बात। यहाँ पर हम वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी लिख ले रहे हैं। इसका मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं आप बोल रहे हैं कि ए बराबर बी है। क्लियर, बहुत अच्छी बात। फिर आपको बोला मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी यानी कि मॉड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। ठीक, ऐसा दिया है। कोई नहीं, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड यानी कि ए प्लस बी सम ऑफ टू वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड यानी कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, तो ये कितना होगा, तो इसका वैल्यू होता है बाबू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू n इंटू √a² प्लस b² माइनस 2ab cos थीटा, ऐसा होता है। क्लियर हो गया। यहाँ से दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये वैल्यू ऐसी बन जाएगी a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा इक्वल टू n²। ये स्क्वायर रूट हटेगा, n² मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n² a² प्लस n² b² माइनस 2ab n² cos थीटा। क्लियर। फर्दर हम लोग आगे यहाँ प्रोसीड करेंगे। अब यहाँ देखो ए और बी दोनों बराबर है, तो क्यों ना हम बी को भी ए लिख लें। तो यहाँ हो जाएगा 2a² a इंटू ए, इस बी के जगह ए लिखेंगे तो फिर भी यहाँ पर ए हो जाएगा। तो 2a² प्लस 2a² cos थीटा इक्वल टू, यहाँ से देखिए यहाँ भी n² a², यहाँ भी n² a² दिख रहा है b, लेकिन b a के बराबर है। तो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं 2n² a²। अब यहाँ प्लस नहीं माइनस है, ठीक है, तो यहाँ माइनस लगाओ। इस b को भी आप a लिख दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा बाबू 2n² a² cos थीटा। क्लियर है। जो भी अब cos थीटा वाला सेक्शन है उसको आप एक साइड ले आइए और इसको एक साइड कर दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा 2a² प्लस 2n² a² 2a² cos थीटा प्लस 2n² a² cos थीटा। एक मिनट, यहाँ लिखेंगे 2a², ये रहा cos थीटा, इस माइनस वाले को इधर ले आएंगे तो प्लस 2n² a² cos थीटा इक्वल टू 2n² a², ये रहा। इस 2a² को उधर ले जाओ तो माइनस में चला जाएगा बाबू 2a²। यहाँ से आप 2a² को कॉमन निकाल लीजिए, तो 2a² को कॉमन निकाल लिया तो n² - 1। यहाँ से भी आप 2a² cos थीटा को कॉमन निकाल लीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस n²। ये 2a² ये 2a² कैंसिल हो गया, तो यहाँ से cos थीटा की वैल्यू आ गई बाबू n² - 1 बट्टा n² प्लस 1। फर्दर हम लोग लिख सकते हैं थीटा बराबर cos इनवर्स n² - 1 बट्टा n² प्लस 1। क्लियर, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये भी आपको जेईई 2019 का ही प्रॉब्लम था और बड़ा ही इजी क्वेश्चंस है, ये दोनों ही बहुत इजी क्वेश्चंस थे और बड़ा आपको कंसेप्ट दे करके जाएंगे। क्लियर है। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करते रहना है और हम लोग कराते भी रहेंगे। हम आपसे बस यही बोल रहे हैं कि जो भी क्वेश्चन आपको इस वीडियो में, इस सीरीज़ में, पूरे सीरीज़ में जितना भी क्वेश्चन, जितना भी थ्योरी अपलोड होगा, इतना आप कंफर्म रहिए कि आपको सिर्फ नीट ही नहीं जेईई मेन तक बहुत हेल्प मिलेगी। और नीट में तो आप कंफर्म रहिए, हमारी कोशिश यही है कि मिनिमम 35 क्वेश्चंस जो है ना, मिनिमम 35 या उससे ज़्यादा क्वेश्चन हम जो कंसेप्ट आपको बताएं और उसी पर आए, ताकि आपका नीट का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से जाए। ठीक है, और आप अच्छे से उसमें स्कोर कर सकें। हमारी कोशिश है कि आप 150 प्लस स्कोर करें 180 में। ठीक है, फटाक से इसको नोट कर लीजिए और हम लोग मूव करेंगे डॉट प्रोडक्ट की तरफ।
चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं डॉट प्रोडक्ट। हमने एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन देखा वेक्टर का, हम लोग प्रोडक्ट देखने जा रहे हैं। दो प्रोडक्ट देखेंगे बाबू, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को ही हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है ना डॉट प्रोडक्ट जो है वो आपको क्या देगा, तो वो आपको एक स्केलर क्वांटिटी देता है, इसीलिए। क्लियर? अब यहाँ देखिए, जैसे दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, ठीक। एक वेक्टर ए, दूसरा बी, दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होता है, तो दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई विद द कोसाइन ऑफ द एंगल बिटवीन दोज वेक्टर्स, है ना। यानी कि दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो आप क्या करेंगे, उस कंडीशन में वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड इनटू वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों वेक्टर के बीच के एंगल का कोसाइन, तो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा, उसका कोसाइन यानी कि कॉस थीटा, यानी कि आप उसको ए बी कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ देखो, एक वेक्टर बी का, इस वेक्टर बी का बी जहाँ तक है इस पॉइंट से, है ना, इस पॉइंट से, मान लीजिए इस पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया पी पॉइंट पर, इस पॉइंट से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो इस वेक्टर ए पर पी पॉइंट पर मिला, तो ये जो ओ से पी का लेंथ होगा वो वेक्टर बी के कंपोनेंट के बराबर होगा। वेक्टर बी का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, बी कॉस थीटा, क्योंकि किसी वेक्टर का कंपोनेंट आप जिस एक्सिस पर ले रहे हैं, है ना, किसी वेक्टर का कंपोनेंट आप जिस एक्सिस पर ले रहे हैं, अगर उसी के साथ एंगल दिया है तो वहाँ कंपोनेंट में कॉस थीटा आएगा, और उसके परपेंडिकुलर एक्सिस पर कंपोनेंट में साइन थीटा आता है, तो यहाँ पर कॉस थीटा आ जाएगा। ये जो बी कॉस थीटा है वो कंपोनेंट है किसका, वेक्टर बी का। कहाँ पर, वेक्टर ए पर। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, और इसी कंपोनेंट को कभी कभी आपको क्वेश्चन में प्रोजेक्शन लिख करके दे देता है, पूछ देता है कि प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, या पूछ दिया प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, है ना। तो यहाँ पर बी कॉस थीटा को हमने लिख दिया कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए, तो यहाँ से आप कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए या प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग वेक्टर ए आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालिएगा, तो ए डॉट बी, दो वेक्टर आपको दिया रहेगा, उस दोनों का डॉट प्रोडक्ट, अब बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, बी का कंपोनेंट निकालना है तो बट्टा ए का कंपोनेंट निकालना होगा तो बट्टा में बी आएगा। क्लियर? तो ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। क्लियर? उसी तरह आप ए का भी चाहे तो कंपोनेंट निकाल सकते हैं, प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं। अगर आई डॉट आई निकालना हो तो आई का मतलब क्या है, आई कैप का मतलब क्या है, तो आई कैप एक यूनिट वेक्टर है जिसका कि मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन एक्स एक्सिस होता है। क्लियर है? तो आई कैप जो हुआ इसका डायरेक्शन इधर हो गया बाबू एक्स एक्सिस, दूसरा आई कैप का भी डायरेक्शन एक्स एक्सिस। एक चीज़ समझ लीजिए, अपने आप बाकी समझ में आ जाएगा। तो आई कैप इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, दोनों का डायरेक्शन एक्स एक्सिस, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री। क्लियर? दोनों के बीच का एंगल कोई एंगल ही नहीं है, 0 डिग्री, है ना, ओवरलैप कर रहा है, दोनों पैरेलल मान सकते हैं, आप ऐसा भी सोच सकते हैं। 0 डिग्री तो cos 0 कितना हो गया, 1। अगर आई डॉट आई 1 हो रहा है तो सिमिलरली जे डॉट जे, के डॉट के भी क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। अब आई डॉट जे की बात करते हैं, तो आई का मतलब एक्स एक्सिस, जे का मतलब वाई एक्सिस, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, दोनों के बीच का एंगल 90, तो cos 90 0, यानी कि अगर आई कैप डॉट जे कैप अगर 0 हुआ तो सिमिलरली जे डॉट के डॉट आई वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमको कंसेप्ट क्या निकला सो समझो, थोड़ा तेज बताएंगे लेकिन ध्यान से सुनना है, सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? ये जो सीरीज़ आपको हम यूट्यूब पर अपलोड कर रहे हैं उसमें बहुत सारा चीज़, सारा कंसेप्ट अपलोड करेंगे, साथ में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन वगैरह अपलोड करेंगे। क्वेश्चन एकदम नंबरिंग वाइज चलता रहेगा, ठीक है ना, सीरियल वाइज में। यहाँ से कंसेप्ट यही निकला कि डॉट प्रोडक्ट जो है, अगर दो वेक्टर का आप डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो आई वाला आई से, जे वाला जे से, के वाला के से मल्टीप्लाई हो सकता है। अगर आपने आई को जे से, जे को के से या के को आई से अगर ऐसा कुछ किया, यानी कि इंटरचेंज जैसे ही करेंगे तो वैल्यू 0 दे देगा। इतना ही दिमाग में रखना है। क्लियर? अब क्वेश्चन में क्या होता है कि इस टाइप के वेक्टर्स भी पूछे जाते हैं। अगर आपको इस टाइप के फॉर्मेट पर वेक्टर का क्वेश्चन आता है, जब आपको वेक्टर ए जो है वो आई जे के फॉर्म में है, वेक्टर बी भी आपको आई जे के फॉर्म में है, अगर आपको पूछता है कि इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बताओ, तो वो एंगल कॉस थीटा से निकलेगा, यानी कि डॉट प्रोडक्ट से निकलेगा। क्लियर? इसका डेरिवेशन आपने 11th में किया होगा, डेरिवेशन की ज़रूरत फिलहाल हमें नहीं है, हमें अभी टू द पॉइंट क्वेश्चन करना है। ठीक है? कॉन्सेप्ट को रिविजन करना है थ्रू न्यूमेरिकल्स। तो यहाँ देखो क्या करना है, दोनों आई वाला तो आई से ही मल्टीप्लाई होगा, इसलिए दोनों को ले लिया, आई वाला को, फिर दोनों जे वाला को, फिर दोनों के वाला को, है ना। तो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 डिवाइड बाई दोनों का मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लाई, तो दोनों के मैग्नीट्यूड का सिंपल मल्टीप्लिकेशन। अब आपको कल बताए थे, पिछले वीडियो में बताए थे कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड यहाँ पर आई जे के फॉर्म में दिया रहेगा, तो कैसे निकालेंगे,
आई जे के तीनों क्या है, एक्स वाई जेड एक्सिस यानी कि परपेंडिकुलर, और ये तीनों खुद भी एक वेक्टर है। तो जब तीन वेक्टर परपेंडिकुलर हो जाते हैं तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, तो तीनों के कंपोनेंट का स्क्वायर कर दीजिए, ऐड कर दीजिए और उसको क्या कर दीजिए आप, स्क्वायर रूट कर दीजिए, है ना। तीनों के कंपोनेंट का क्या करना है, स्क्वायर कर देना है, स्क्वायर करके ऐड कर देना है और ऐड करके स्क्वायर रूट कर देना होगा आपको, ठीक है, यही करते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप जब स्क्वायर रूट करके ऐड कर दीजिएगा तो ऐड करने पर आपको उसका मैग्नीट्यूड जो है सो निकल जाएगा। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर क्वेश्चन कहाँ से उठता है, तो वो यही दो कंडीशन है, यहाँ से क्वेश्चन उठता है। हमेशा ध्यान रखना, अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो निश्चित रूप से दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो होना चाहिए। कभी भी अगर आपको बोल दिया कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, तो निश्चित रूप से दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल तो थीटा, और थीटा कितना हो गया, दोनों परपेंडिकुलर तो थीटा 90 हो गया। जैसे 90 करोगे तो cos 90 क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो आना ही चाहिए। ये बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है जिससे कि आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्लियर? अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तब कंडीशन क्या होगा, cos थीटा जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि cos थीटा cos 90 बन जाएगा, cos 90 जीरो होता है। जैसे ये जीरो हो गया तो इस नीचे वाले डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जीरो से खत्म हो गया तो बचेगा ऊपर वाला खाली a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इक्वल टू कितना, तो जीरो। क्लियर? नेक्स्ट जो है आपका वो है, अगर दोनों वेक्टर पैरेलल हो जाता है तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो दोनों आई कैप के कोफिशिएंट का रेशियो, दोनों जे कैप के कोफिशिएंट का रेशियो और दोनों के कैप के कोफिशिएंट का रेशियो क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। तो बोलेंगे दोनों वेक्टर जो है वो पैरेलल है। ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा, बी डॉट ए बी ए कॉस थीटा। एक बात बताइए, दोनों तो है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है तो आप सोच के देखो, मान लो ए का मैग्नीट्यूड हमने मान लिया 4, बी का मैग्नीट्यूड हमने मान लिया 3, थीटा मान लिया cos 60। क्लियर? आप 4 इंटू 3 इंटू cos 60 लिखो या फिर आप 3 इंटू 4 इंटू cos 60 लिखो, डायरेक्शन से तो कोई मतलब है नहीं। तो यहाँ की वैल्यू सेम ही आएगी। अगर दोनों वैल्यू सेम हो रहा है तो आप ए डॉट बी को बी डॉट ए भी लिख सकते हैं, यानी कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है एक तरह से समझे तो, है ना। अगर ए डॉट ए की बात करते हैं यानी कि एक वेक्टर को उसी से डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाए, जैसे कि आप आई डॉट आई कर रहे थे, जे डॉट जे कर रहे थे, के डॉट के कर रहे थे, तो ए कैप का ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, फिर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए, दोनों वेक्टर ए अगर मान लो इस डायरेक्शन में होगा तो ये वाला वेक्टर भी तो इसी डायरेक्शन में होगा ना जी, कहे कि दोनों तो ए है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, cos 0 कितना हो जाएगा 1, तो ए डॉट ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए स्क्वायर। ए डॉट ए की वैल्यू कितनी हो गई, ए स्क्वायर। अब यहाँ समझेंगे, जो आपका ए डॉट बी है बाबू, ए डॉट बी है उसकी वैल्यू कितनी है, तो ए बी कॉस थीटा, यानी कि जो डॉट प्रोडक्ट है वो भी इस दोनों वेक्टर के बीच के एंगल पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि cos थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो उस हिसाब से सोचिए cos थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, तो -1 से लेकर के +1 तक होती है। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, -1 से लेके +1 तक। cos थीटा की मिनिमम वैल्यू -1, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1। जब cos थीटा मिनिमम होगा तो डॉट प्रोडक्ट भी मिनिमम होगा, cos थीटा मैक्सिमम होगा तो डॉट प्रोडक्ट भी मैक्सिमम होगा। जब cos थीटा यहाँ मान लो मिनिमम हो गया, यानी कि ए डॉट बी की वैल्यू का अगर रेंज देखें तो कहाँ से कहाँ तक होगा बाबू, तो -AB से लेकर के आपको +AB तक होगा। क्लियर है? ये आपको डॉट प्रोडक्ट का जितना भी थ्योरी है वो कंप्लीट थ्योरी हमने आपको बता दिया एक कॉन्साइज वे में, है ना, कंसेप्चुअल रिवीजन के तौर पे। अब हम लोग इस पे बहुत सारा क्वेश्चन फटाक से देखेंगे, नोट कर लीजिए आप इसको। चलिए अब इस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपको नीट वगैरह एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर के प्रॉब्लम्स हैं, इनको फटाफट देख लें ज़रा। क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने किया था, कल 11 तक, आज फिर इस वीडियो स्टार्ट हुई, स्टार्टिंग में 2 बताए और अभी क्वेश्चन नंबर 14 से देखो क्या बोल रहा है। बस सीधा सीधा यहाँ देखना है, 2 वेक्टर आपको दे रखा है इस तरह से। ये सारा क्वेश्चन लगभग नीट का पूछा हुआ हो, ये वाला और ये वाला दोनों ही क्या है आपको, पैरेलल, दोनों क्या है, पैरेलल। तो पैरेलल के लिए हमने आपको क्या बताया था कंडीशन, दोनों के आई कैप के कोफिशिएंट का रेशियो। तो आई कैप का कोफिशिएंट यहाँ 2 है, यहाँ -4, तो यहाँ लिखो 2/-4। दोनों के जे कैप के कोफिशिएंट का रेशियो यानी कि 3/-6। दोनों के के कैप के कोफिशिएंट का रेशियो यानी कि -1/-λ। ये सब क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। और जैसे आप इक्वल कर दीजिएगा तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकाल लेना, -2 चली आएगी। ठीक है, फिर यहाँ पर यहाँ क्या बोला, दोनों वेक्टर के बीच का एंगल निकाल लें। एंगल कैसे निकलेगा बाबू, cos थीटा से निकलेगा। cos थीटा क्या बोलता है, दोनों के आई कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई। तो आई कैप का कोफिशिएंट यहाँ 3, यहाँ 3, 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा 9, प्लस 4 इंटू 4 कितना 16, प्लस माइनस
माइनस 5 इंटू 5 कितना 25। अब देखो ऊपर में थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। जो शार्प माइंडेड बच्चा है वो यहीं से टाइम जो है सो निचोड़ के निकालेगा, उसको किसी दूसरे सब्जेक्ट में ठूसेगा या दूसरे क्वेश्चन में ठूसेगा। अब यहाँ देखो नीचे जो है ना ये सब कुछ भी लिखने का ज़रूरत नहीं है। नीचे वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या होगा, है ना, फिर नीचे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो यहाँ लिखने का ज़रूरत है। थोड़ा दिमाग लगाइए। 9 + 16 25, 25 - 25, ऊपर में 0 हो गया। अब नीचे तुम कुछों से भागा तो क्या फ़र्क पड़ता है कि नहीं। cos थीटा कितना हो गया 0, तो यहाँ पे थीटा फटाक से क्या लिख देंगे 90 डिग्री। ये भी आंसर निकल गया। फिर यहाँ पर आपको बोला कि ये दोनों वेक्टर क्या है परपेंडिकुलर। जब परपेंडिकुलर होता था क्या बताए, दोनों के आई कैप के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई। अब यहाँ ध्यान देना है, यहाँ पहले क्या लिखा है आई कैप। जनरली पहले आई कैप लिखते हैं, लेकिन नीट वाले ने क्या किया, थोड़ा चालाकी किया। यहाँ पर तो आई कैप लिखा, लेकिन आपसे जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो जाए इसके लिए वो क्या किया, पहले यहाँ जे कैप लिख दिया। आप तो सीधा मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2 × 4, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ आई कैप है पहले, यहाँ आई कैप बाद में लिखा है। क्लियर। तो 2 × -4, तो 2 × -4 कितना हो गया -8 प्लस 3 × 4, जे कैप को जे से 3 × 4 कितना हो गया 12 प्लस 8 प्लस अल्फ़ा, तो यहाँ हो गया 8 अल्फ़ा बराबर कितना 0। तो यहाँ से 8 अल्फ़ा बराबर यहाँ कितना आ गया +4 उधर जाएगा तो -4। यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई -1/2 आ गई। क्लियर है। 2 × यहाँ से देख लो ना, 2 × -4 कितना हो जाएगा -8, 3 × 4 कितना हो जाएगा 12, 8 × अल्फ़ा कितना हो जाएगा 8 अल्फ़ा। यहाँ से कितना आएगा +4 उधर गया तो -4, अल्फ़ा की वैल्यू -4/8 यानी कि -1/2। अब यहाँ देखो इस क्वेश्चन में, ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको हम करके दिखाते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि P.Q बराबर क्या है PQ। ये जो क्वेश्चन है वो आपको NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है। P.Q बराबर PQ। क्वेश्चन बोल रहा है कि P.Q बराबर PQ, लेकिन हमारे हिसाब से क्या होना चाहिए, तो हमारे हिसाब से P.Q बराबर होना चाहिए PQ cos थीटा, है ना। A.B cos थीटा, तो P.Q PQ cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा PQ से PQ कट गया, तो यहाँ से आ गया बाबू cos थीटा बराबर 1। और cos थीटा बराबर 1 कब होता है, जब थीटा 0 डिग्री। एक का तो आंसर मिल गया। उसी तरह से आप सिमिलरली 3 क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। जैसे एक और करके दिखा देते हैं। यहाँ देखो ये वाला P.Q, क्वेश्चन के हिसाब से P.Q बराबर PQ/√2। हमारे हिसाब से P.Q क्या होता है, तो हमारे हिसाब से होना चाहिए PQ cos थीटा। और क्वेश्चन बोल रहा है कि नहीं ये PQ/√2 है, तो कोई बात नहीं, PQ से PQ कैंसिल हो गया, cos थीटा 1/√2। तो cos थीटा की वैल्यू 1/√2 तब होती है जब थीटा कितना हो जाएगा 45 डिग्री। क्लियर। इस तरह से क्वेश्चन को डील करना है। अब यहाँ देखो कंपोनेंट ऑफ दिस वेक्टर, आपको बताए थे अभी कि एक वेक्टर का कंपोनेंट दूसरे पर निकालना हो, है ना, एक वेक्टर का कंपोनेंट जो है आपको दूसरे पर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, है ना, इसको जो है ना ये आई कैप प्लस जे कैप को हम लोग मान ले रहे हैं, सपोज दैट वेक्टर बी मान ले रहे हैं। क्लियर। वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप को क्या मान लेंगे, वेक्टर बी मान लेंगे। तो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है बाबू, क्या बताए थे आपको, A.B बट्टा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ए का कंपोनेंट निकालना हो तो वेक्टर बी से भागा, बी का कंपोनेंट निकालना हो या प्रोजेक्शन निकालना हो तो ए से भागा। और A.B करना है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो क्या बताए आई वाला आई से, तो 2i × i, तो 2 × 1 2 हो गया, प्लस 3 × 1, यहाँ भी जे का कोफिशिएंट भी 1 है तो 3 × 1 3 हो गया। अब आई कैप प्लस जे कैप, अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालिएगा आई कैप प्लस जे कैप का, सोच के देखिए आप मैग्नीट्यूड निकालने जाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या है परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, तो दोनों के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे, है ना, दोनों के कोफिशिएंट का स्क्वायर और ऐड और स्क्वायर रूट, तो कितना हो गया √2, तो यहाँ पर आ गया √2। तो ये वैल्यू कितनी आ गई बाबू, तो ये वैल्यू आ गई 5/√2, वैल्यू आ गई 5/√2। वेरी सिंपल। ये क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा आसान। देखो कंसीडर अ वेक्टर f बराबर 4i - 3j। आई का मतलब x एक्सिस, जे का मतलब y एक्सिस, ठीक है, यानी कि कोई वेक्टर है वो xy प्लेन में है। अनदर वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर f, यानी कि एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो इस वेक्टर f पर परपेंडिकुलर हो, यानी कि xy प्लेन पे परपेंडिकुलर हो, यानी कि x और y एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो। तो उसके लिए क्या करना होगा, सो समझिए। अब यहाँ ध्यान से देखना, जैसे मान लो कि ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है, इस तरह से हम दिखा रहे हैं आपको, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, इसी दोनों के बीच में कहीं पर कोई वेक्टर है, ठीक है, xy प्लेन पर है। तो अगर आपको इस प्लेन के परपेंडिकुलर कोई चाहिए कोई वेक्टर, तो वो ये होगा, है ना,
कहे कि एक्स वाई प्लेन पर परपेंडिकुलर, यानी कि एक्स एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर और वाई एक्सिस पे भी परपेंडिकुलर, वो कौन हो सकता है? तो जेड एक्सिस, और जेड एक्सिस का मतलब क्या होता है? के कैप। तो यहाँ पर के कैप वाला ऑप्शन ढूंढिए, सी ऑप्शन। इस तरह से आपको क्वेश्चन जो है ना वो कंसेप्ट को थोड़ा थोड़ा अपने आप को बूस्ट करते हुए, थोड़ा थोड़ा रिवीजन करते हुए क्वेश्चन आपको करते जाना है। जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस न्यूमेरिकल करिएगा है ना, उतना ज़्यादा बढ़िया ग्रिप आपका बनेगा। इस सब क्वेश्चन को नोट करिए और क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग। चलिए 2 बढ़िया क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है। उसमें क्वेश्चन नंबर 21 ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर 21 पहले देख लेते हैं, काहे कि वो तो आसान है, 20 कर लोगे। यहाँ देखो क्या बोल रहा है, तो वेक्टर ए बराबर आई कैप प्लस जे कैप, वेक्टर बी बराबर 2 आई कैप माइनस जे कैप, 2 वेक्टर दे दिया। मैग्नीट्यूड ऑफ को प्लानर वेक्टर, यहाँ ध्यान देना है, मतलब एक को प्लानर वेक्टर आपको लेना है सच दैट ए डॉट सी बराबर बी डॉट सी बराबर ए डॉट बी। और वो को प्लानर वेक्टर क्या लेना है, वो क्वेश्चन बोल दिया कि सी लो। वो को प्लानर वेक्टर क्या लेना है, तो वो आपको सी लेना है, वो हम मान लिए। तो आखिर ये जो वेक्टर सी होगा ये क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड हमको निकालना है, तो पहले वेक्टर सी तो पता रहे। तो बोला कि वेक्टर सी जो है वो कोप्लानर वेक्टर है। किसका कोप्लानर? कोप्लानर वेक्टर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि सारा का सारा वेक्टर जब एक ही प्लेन में होगा, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी सब इसी बोर्ड पर है, ये बोर्ड एक प्लेन है, तो बोलेंगे कोप्लानर वेक्टर है। अब यहाँ देखो वेक्टर ए किस प्लेन में है? एक्स और वाई प्लेन में, काहे कि आई और जे है। वेक्टर बी किस प्लेन में? तो आई और जे है, तो एक्स और वाई प्लेन में है ना। वेक्टर बी भी एक्स और वाई प्लेन में, वेक्टर ए भी एक्स और वाई प्लेन में, और वेक्टर सी जो है वो कोप्लानर है। तो इसका मतलब है कि वेक्टर सी भी एक्स और वाई प्लेन में होगा, यानी कि एक्स वाई प्लेन में होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स आई कैप अब प्लस वाई जे कैप। क्लियर? अब बस हो गया, काम खत्म। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 कंडीशन पकड़ेंगे, ए डॉट सी बराबर ए बी और बी डॉट सी बराबर भी ए डॉट बी। क्लियर? तो यहाँ से 2 कंडीशन पकड़ रहे हैं बाबू। ए डॉट सी मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, सो देख लो एक बार, बता देते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी निकालने के लिए आई और जे दोनों के है परपेंडिकुलर, तो क्या करेंगे, दोनों के कोफिशिएंट का स्क्वायर, दोनों के कोफिशिएंट का स्क्वायर, दोनों का ऐड और स्क्वायर रूट, यही करना होगा। तो ए डॉट सी बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो ए डॉट सी बराबर हो जाएगा ए डॉट बी, है ना। ए डॉट सी बराबर ए डॉट बी। ए को सी से डॉट प्रोडक्ट करिए, तो आई वाला आई से, जे वाला जे से, तो यहाँ कॉफिशिएंट 1, यहाँ कॉफिशिएंट x, तो 1 इंटू एक्स हो जाएगा x प्लस वाई, 1 इंटू वाई एक्स वाई बराबर ए डॉट बी, तो आई इंटू 2, 1 इंटू 2 हो गया, प्लस माइनस माइनस 1 इंटू माइनस 1, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, है ना। तो 2 माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 1। तो यहाँ से एक इक्वेशन डेवलप हो गया बाबू, x प्लस वाई इक्वल टू 1, एक इक्वेशन आ गया। दूसरा फिर से आप क्या करेंगे, तो ए यहाँ पे बी डॉट सी बराबर ए डॉट बी, ठीक है, बी डॉट सी, तो बी ये रहा, बी को सी से करो तो 2 इंटू एक्स, 2x माइनस वाई इक्वल टू, यहाँ -1 यहाँ प्लस वाई, तो -1 इंटू प्लस वाई माइनस वाई हो जाएगा। अब क्या करना है, तो फिर से ए डॉट बी करने मत बैठ जाओ। यहाँ देखो ए डॉट बी आप पहले से करके बैठे हैं, कितना है, तो ए डॉट बी पहले से हम करके बैठे हैं, वो कितना आया है, 1 आया है। तो सीधा सीधा आप क्या करिए, ए डॉट बी की वैल्यू फटाक से उठा के पुट कर दीजिए वहाँ पे, समझ गए। ए डॉट बी की वैल्यू फटाक से यहाँ पर आप उठा करके पुट कर दीजिए, कितना हो गया 1। अब इस दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करिए, है ना, दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करिए। तो x प्लस वाई इक्वल टू 1, यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस वाई इक्वल टू 1, तो यहाँ से y तो कैंसिल हो जाएगा बाबू, ये कितना हो जाएगा 3x बराबर 2, 1 ऐड कर रहे हैं ना, तो 3x बराबर 2, तो x बराबर आ गया आपको 2/3। अब ये x बराबर 2/3 को उठा के वापस इसी पहला इक्वेशन में पुट करो, तो ये कितना दे देगा, तो 2/3 प्लस y बराबर 1, तो y बराबर 1 माइनस 2/3, यानी कि y बराबर 1/3। क्लियर? तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 3। तो फ्रॉम 3 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर सी, यानी कि उस कोप्लानर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, तो 2/3 का स्क्वायर, यानी कि 4/9, इसका स्क्वायर कितना, तो यानी कि 1/9, तो 4 + 1 यानी कि अंडर रूट स्क्वायर रूट अंडर रूट या स्क्वायर रूट अंडर रूट 5/9, तो कितना आ जाएगा ये ऑप्शन बी। क्लियर? बहुत ईजी क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको नीट में पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन नंबर 20, देखो क्या बोल रहा है, वेक्टर एक a1 का मैग्नीट्यूड 3, a2 का मैग्नीट्यूड 5, a1 प्लस a2 का मैग्नीट्यूड 5, आपको बोला इसका वैल्यू निकालो। तो क्यों ना फटाक से इसको गुना कर लेते हैं हम लोग, है ना, डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। तो 2a1 को 3a1 से करना है, 2a1 को 3a1 से। यहाँ एक बार पूरा खोल देते हैं, यहाँ देखना
क्या लिखेंगे बाबू, 2a1 डॉट 3a1 वेक्टर प्लस माइनस माइनस 2a1 वेक्टर डॉट 2a2 वेक्टर प्लस 3a2 वेक्टर डॉट 3a1 वेक्टर, ठीक है ना, माइनस 3 इंटू 2 कितना हो गया, यहाँ से लिखेंगे माइनस 3a2 वेक्टर डॉट 2a2 वेक्टर, इस तरह से। यानी कि यहाँ पे तो a1 डॉट a1, याद करिए a डॉट a क्या होता है, a स्क्वायर, बताए थे ना आपको a डॉट a क्या होता है, a स्क्वायर। तो a1 डॉट a1 भी क्या हो जाएगा, a1 स्क्वायर। 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, तो 6a1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 कितना हो गया, तो 4। a डॉट b क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो a1 डॉट a2 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बाबू a1 a2 कॉस थीटा प्लस 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 a2 a1 कॉस थीटा माइनस 3 इंटू 2 कितना हो गया 6, a2 इंटू a2 क्या हो जाएगा a2 स्क्वायर। क्लियर है। तो यहाँ से आ गया फाइनली कि 6a1 स्क्वायर माइनस प्लस यहाँ माइनस 4a1 a2 कॉस थीटा, यहाँ 9a1 a2 कॉस थीटा, तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं 5a1 a2 कॉस थीटा माइनस 6a2 स्क्वायर इक्वेशन स्टार। यहाँ देखो इसकी वैल्यू निकालनी है आपको, इसका जो वैल्यू पूछा, इस दोनों का डॉट प्रोडक्ट का वैल्यू पूछा, इसका मतलब इसका वैल्यू पूछा, और इसका वैल्यू के लिए a1 पता है, a2 पता है, लेकिन थीटा नहीं पता। कैसे निकलेगा, जुगाड़ दे रखा है, दोनों का एडिशन दे रखा है ना, सम ऑफ दोनों का वेक्टर एडिशन कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट 5 है, तो रिजल्टेंट का स्क्वायर कर दो, 5 का स्क्वायर बराबर कितना, तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस थीटा। तो ये कितना हो गया बाबू 25। a1 का वैल्यू 3 है, तो 3 का स्क्वायर 9, a2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 25 प्लस 2 इंटू 3 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा ये 30 कॉस थीटा। ठीक है, ये कितना हो गया 34, कितना हो गया 34 इधर जाएगा तो -9, यानी कि जो आपकी कॉस थीटा की वैल्यू है वो हो गई -9/30, यानी कि -3/10। बस अब इसको उठा करके यहाँ पुट कर दीजिए आप, तो 6 इंटू a1 की वैल्यू 3 थी, 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 3 इंटू 5 इंटू -3/10 -6 इंटू 5 का स्क्वायर, ये कितना हो गया बाबू 3 3 9 9 6 54, माइनस प्लस माइनस है ना, माइनस प्लस माइनस, ये कितना हो गया यहाँ देखेंगे, इस 5 से इसको कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, 5 तिया 15 15 तिया 45 45/2 है ना, माइनस 25 25 छके 150। क्लियर। अब यहाँ पर आप कैलकुलेट करिए कितना हो जाएगा 54 माइनस ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 22.5 और ये हो गया 150, यानी कि -172.5, यानी कि जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी -118.5, यानी कि -118.5, यही आंसर हो जाएगा। तो ये था आपको डॉट प्रोडक्ट के बेस पर कुछ अच्छा क्वेश्चन, और भी जो क्वेश्चन इससे पहले आपको हम बताए वो भी डॉट प्रोडक्ट का ही था। ठीक है, इस सीरीज़ में जितना भी वीडियो अपलोड होगा वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप वीडियो को पूरा देखा कीजिए, ठीक है, पूरा देख करके अच्छे से नोट्स बनाओ। अगर कोई डाउट होता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होता है व्हाट्सएप का, आप वहाँ से डाउट पूछ सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर दिया होता है, आप वहाँ से पूछ सकते हैं। क्लियर है, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट और एक्सप्रेशन, उस पर कुछ क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेक्टर को ख़त्म करें और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग काइनेमेटिक्स की तरफ मूव करें। थैंक यू।